Hello class 8 students, have you already started with chapter number 1 in science? If no, then come on, let's do it together. Chapter number 1 is crop production and management. So crop production and management chapter के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि it is related with food, like how is crop produced and how it is basically managed. देखो, हमने दो टाइप्स की चीजें तो पढ़ी थी जो तुम्हें याद होगी. एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं मतलब हमारी मम्मी भी तो खाना खुद ही बनाती हैं, तो क्या वो ऑटोट्रॉफ है? नो, शी इज नॉट एन ऑटोट्रॉफ बिकॉज क्योंकि वो जो फूड बनाती हैं वो आता कहाँ से है? वो अल्टीमेटली प्लांट से आता है. दैट मीन्स हम ऑटोट्रॉफ्स तो नहीं है. तो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है तो हम लोग क्या है? वी आर हेटेरोट्रॉफ्स. सो लेट्स स्टडी फ्रॉम हियर. डू यू रिमेम्बर दैट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. दैट मीन्स उनको कुछ नहीं चाहिए भाई, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट. अगर कोई अपना खाना खुद बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है. लेकिन अगर कोई अपना खाना खुद नहीं बनाता तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. दैट मीन्स वी आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स. तो बेसिकली हम लोगों को कहाँ से अपना फूड मिलता है? वी टेक फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमारा जो बेसिकली फूड आता है मेजरली वो प्लांट से ही आता है. बट इफ समवन इज नॉन वेजिटेरियन तो हम लोग एग वगैरह भी कंज्यूम करते हैं. सो दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स. बट हमें फूड की बेसिकली जरूरत है ही क्यों? अगर हमें अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, अगर हमें ये सब फंक्शंस को परफॉर्म करना है तो वी नीड एनर्जी फॉर दैट. अब आप कहोगे मैम हमारा बेसिक चैप्टर तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, सो व्हाई आर यू टीचिंग दीज मेनी फंक्शंस? बिकॉज हमें इस चैप्टर में पढ़ने की कैसे हम अपनी ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, एंड हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली डन. Now, let's move on to the history of agricultural practices. जैसे जो पुराने लोग थे जो इधर उधर घूमते रहते थे उनको बोलते थे nomadic people. Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place. एक जगह से दूसरी जगह में जाना for the purpose of finding food and shelter. लेकिन वो लोग खाते क्या थे? बिकॉज उस टाइम पे तो एग्रीकल्चर बना ही नहीं था. तो वो खाते थे रॉ फ्रूट्स हो गए, कच्चे फ्रूट्स, पके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खाते थे. बट उनको लगा कि यार फ्रूट से तो गुजारा हो नहीं रहा है. देन दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स. वो एनिमल्स को भी कंज्यूम करने लग गए. फिर धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होता गया देन दे कुड कल्टिवेट द लैंड and they started producing various crops like rice, wheat and other food crops. तो एग्रीकल्चर उस टाइम से स्टार्ट हो चुका था. नाउ अब सोचो मैं एक पौधा लाई और मैंने उस पौधे को अपने गार्डन में उगाया. सो इज दैट प्लांट क्रॉप? और यहाँ हम उसको प्लांट बोलेंगे, उसको क्रॉप बोलना गलत हो जाएगा. बिकॉज क्रॉप इज बेसिकली ऐसे प्लांट्स जो सेम काइंड के हों एंड दे आर कल्टिवेटेड इन अ लार्ज स्केल. मतलब एक बहुत बड़े एरिया में अगर हम सेम टाइप के क्रॉप्स को उगा रहे हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑल्सो या फिर मार्केट में बेचने के पर्पज से भी उगा रहे हैं, सो दैट इज नोन एज क्रॉप. अगर हम किसी नॉर्मल प्लांट को अपने गार्डन में उगाएंगे तो क्या हम उसको क्रॉप बोल सकते हैं? नो, इट इज नॉट अ क्रॉप बिकॉज इट इज नॉट ग्रोड इन लार्ज स्केल. क्रॉप ऑफ वीट. व्हाट इज क्रॉप ऑफ वीट? बेसिकली अगर हम देखेंगे कि किसी लार्ज स्केल में आपके बहुत सारे वीट के पेड़ उग रहे हैं इन अ लार्ज स्केल फॉर द मार्केट पर्पज या फिर फार्मर के सेल्फ कंजम्पशन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं, सो दीज आर नोन एज क्रॉप्स. अब देखो क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. हम लोग सीरियल्स खाते हैं जिसको हम दाल बोलते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. तो इंडिया इज बेसिकली अ वास्ट कंट्री. यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के फूड्स उगते हैं. अब क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या होती है? जैसे हमारी इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है. लाइक उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, रेनफॉल चेंज होती है. इंडिया के ही एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस होते हैं. सो इंडिया के सीजनल वेरिएशंस के हिसाब से हमारे पास दो टाइप के क्रॉप पैटर्न्स होते हैं. पहला पैटर्न होता है खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं जिनको हम, एंड दूसरा होता है राबी क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स बेसिकली रेनी सीजन के लिए होता है एंड राबी क्रॉप्स इज बेसिकली फॉर द विंटर सीजन. अब अगर मैं बोलूँ कि खारिफ क्रॉप्स ग्रो कब होती हैं,
मतलब एक तो होता है सोइंग टाइम जब वो उगाया जाता है, एंड दूसरा टाइम होता है हार्वेस्टिंग टाइम जब वो उग के पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। खरीफ क्रॉप मतलब रेनी सीजन। रेनी सीजन कब आता है? जून में। तो जून से जुलाई आपका सोइंग टाइम होता है एंड सितंबर टू अक्टूबर आपका उसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। अगर मैं यही बात राबी क्रॉप्स के लिए बोलूँ, राबी क्रॉप्स आर विंटर सीजन क्रॉप्स। तो विंटर सीजन आपका कब से स्टार्ट हो जाता है? अक्टूबर नवंबर से वो स्टार्ट होने लग जाता है। तो सोइंग टाइम ऑफ द राबी क्रॉप्स इज अक्टूबर टू नवंबर, एंड अगर मैं हार्वेस्टिंग टाइम की बात करूँ तो इट इज फ्रॉम द मार्च टू अप्रैल। अब वाटर रिक्वायरमेंट की बात सुना। खारिफ क्रॉप्स जो है वो हमने यही क्यों चूज किया कि सिर्फ रेनी सीजन में ही उसको हम ग्रो कर सकते हैं? बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय इरिगेशन। मतलब हम इरिगेशन से जितना भी पानी की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, इस वजह से हम उसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन जो राबी क्रॉप्स होते हैं, अब विंटर सीजन में कभी किसी ने देखा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है? नहीं। तो बेसिकली बहुत कम रेनफॉल होती है एंड इरिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? सबसे पहले तो पैडी। पैडी मतलब जो चावल आप लोग खाते हैं। फिर मेज। मेज मतलब भुट्टा। देन सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो होने के लिए। वेयर एज इन राबी क्रॉप्स हम लोग जब विंटर सीजन में कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे वीट ग्रो कर सकते हैं, पी, ग्राम सीड्स, ये सारे सीड्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अब देखो, खारिफ और राबी क्रॉप्स के अलावा हमारे पास कुछ समर क्रॉप्स भी होती है। मतलब समर सीजन में हम कुछ टाइप की पल्सेस, कुछ टाइप के वेजिटेबल्स ये उगा सकते हैं अक्रॉस इंडिया। अब क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो वो एक्टिविटीज आर एज फॉलो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं जिस सॉइल में हमको सीड उगाना है। देन सोइंग, देन एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब कि हमारा सॉइल जो है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, इस वजह से हम उसमें मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। देन इरिगेशन, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, एंड देन एट लास्ट जब हार्वेस्टिंग हो जाती है देन वी आर सेंडिंग इट फॉर स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें बनी है। जैसे सबसे पहले एक फार्मर है, ही इज प्रिपेयरिंग द सॉइल, देन ही इज सोइंग द सीड्स, ठीक है, देन इरिगेशन इज नेसेसरी, स्टिंग इज डन, देन warehousing is done. Okay, so now starting with the first step that is known as preparation of the soil. तो soil को हम कैसे prepare करते हैं? हमारा जो soil होता है ना वो बहुत ज्यादा टाइटन हो जाता है टाइम के साथ साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम soil को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते हैं ताकि हमारे soil में ज्यादा से ज्यादा एयर हो, ताकि हमारी जो रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। ठीक है। नाउ व्हाई लूजनिंग द सॉइल? अब अगर हमारा सॉइल लूजन होगा इट विल हेल्प द बैक्टीरिया एंड द माइक्रोब्स टू ग्रो इन दैट। और वो जो हमारे होते हैं ना अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स, हमारे लिए तो वो लगते हैं यार ये तो बहुत गंदे दिख रहे हैं, बट दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स बिकॉज वो हमारे सॉइल को इतना अच्छा बना देते हैं जिससे हमारी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो होती है। नाउ these organisms are friends of the farmer since they turn and loosen the soil and add humus to it which is necessary for the growth of plants. Now soil के अंदर क्या क्या होते हैं? हमारे soil के अंदर minerals होते हैं, waters होते हैं, air होते हैं और कुछ living creatures भी soil के अंदर रह रहे होते हैं। And in addition to that there are dead plants also, animals also which get decomposed by the soil organisms. अब जो हमारे सॉइल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या खाते हैं? वो बेसिकली उसका डेड मैटर खाते हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली हर एक प्रोसेस के साथ वो क्या करते हैं, सॉइल को इतना अच्छा बना देते हैं कि हमारी जो क्रॉप ग्रो होगी उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल से टू ग्रो वेरी वेल। देखो, तो हमारी जैसे सॉइल की टॉप लेयर होती है तो सिर्फ उसमें कुछ ही सेंटीमीटर्स तक वी कैन से दैट इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, ठीक है। इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है, मतलब जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होता है वो उसको टॉप में ले आता है, देन दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। देखो हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम उसको टिलिंग भी बोल सकते हैं, हम उसको प्लोइंग भी बोल सकते हैं। अगर हम अपने सॉइल को लूजन अप कर रहे हैं, उस सॉइल को टर्न कर रहे हैं ऊपर का नीचे, दैट इज नोन एज टिलिंग, दैट इज नोन एज प्लोइंग। अब देखो दो और चीजें हैं, पहला प्लोइंग एंड लेवलिंग एंड देन मैन्योरिंग एंड मॉइस्चरिंग। प्लोइंग एंड लेवलिंग में सॉइल इज प्लोड यूजिंग वुड एंड आयरन प्लोस। मतलब कि कुछ इंप्लीमेंट्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्लोइंग आवर सॉइल। जैसे अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल सॉइल ड्राई तो हम क्या करते हैं, उस पर पहले वाटरिंग करते हैं बिफोर प्लोइंग। तो लार्ज सॉइल क्रम्स एंड बेसिकली जो फॉर एग्जाम्पल इतने मोटे मोटे डेले होते हैं सॉइल के, तो उसको पहले तोड़ा जाता है ताकि वो एक लेवल पे आ सके। तो प्लोइंग एंड लेवलिंग, ठीक है। तो अगर हम उसको लेवल अप कर देंगे, इट विल बी बेटर फॉर सोइंग एंड बेटर फॉर इरिगेशन एज वेल। अब बात करते हैं मैन्योरिंग एंड मॉइस्चरिंग की। मैन्योर इज बेसिकली मिक्सड विद सॉइल बिफोर टिलिंग। तो मैन्योर को हम क्या करते हैं, सॉइल के साथ मिक्सअप करते हैं बिफोर टिलिंग एंड द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग टू इंश्योर प्रॉपर सीड ग्रोथ। अब क्या होता है कि सॉइल को हम मॉइस्चर करेंगे, दैट मीन्स उसमें मॉइस्चर होना चाहिए ताकि हमारा जो सोइंग है इट इज इंश्योरिंग बेटर ग्रोथ। Now what are the main tools that are used for the preparation of the soil? सबसे पहला होता है हमारा प्लो। इट इज़ बेसिकली यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम्स। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पहला टिलिंग ऑफ द सॉइल के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए जो हम आगे पढ़ेंगे, वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड टर्निंग द सॉइल के लिए। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हमें सॉइल को इधर से उधर करना है सो वी यूज़ द प्लो, ठीक है। इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ वुड। तो जो हम बुल, हॉर्सेज या कैमल्स के पीछे लगा देते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लो। पार्ट्स ऑफ द प्लो में सबसे पहले देखेंगे प्लो शेयर। इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। अगर आप देख सकते हैं आराम से कि जो आपका प्लग शेयर है वो एक ट्राइंगुलर पार्ट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी आयरन स्ट्रिप होती है जो ब्रेक ना हो एंड ईजिली हमारा जो प्लोइंग है वो हो सके। देन होता है प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट इज़ बेसिकली अ लॉन्ग वुडन लॉग। इट इज़ बेसिकली अ मेन पार्ट, ठीक है, जो आपके प्लो शेयर को आपका जो बीम है उससे ज्वाइन करती है एंड जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बुल्स को उसके ऊपर लगाते हैं, देन वी कैन इजीली डू द प्लोइंग पार्ट। फिर होता है हैंडल। एक साइड में एक हैंडल होता है विच इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रोल। देन एक बीम अटैच्ड होता है विच इज़ अटैच टू द बुल्स नेक फॉर पुलिंग, कि वो आगे बढ़ेंगे देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर द बुल्स टू पुल। देन व्हाट इज़ बेसिकली जो प्लो है वो उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम बोल सकते हैं कि वैसे तो एक बुल भी कर सकता है बट लाइक इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फोर्स, अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो हम लोग बेसिकली पेयर ऑफ बुल्स ले लेते हैं एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय वन मैन। अब मॉडर्न यूज़ का देखें तो वुडन प्लग्स आर रिप्लेस बाय आयरन प्लग्स। अब जो पहले वुडन के होते थे वो बहुत जल्दी टूट जाते थे, इस वजह से उन्होंने उसको रिप्लेस करके आयरन के प्लोस का यूज़ किया है। देन नेक्स्ट आता है हो एंड कल्टिवेटर। हो इज़ बेसिकली अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स। अगर हमें वीड्स को रिमूव करना है, कुछ ऐसे प्लांट्स को रिमूव करना है जो हमारे किसी काम के नहीं है, सॉइल को लूजन अप करना है, सो वी यूज़ दिस सिंपल टूल। इट्स स्ट्रक्चर इज़ लाइक इट इज़ हैविंग अ लॉन्ग रॉड, ठीक है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। वो वुड की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है एंड इट इज़ हैविंग अ ब्रॉड बेंड आयरन प्लेट विच इज़ फिक्स एट वन एंड। मतलब एक ब्लेड की तरह होता है जो आपका एक एंड में फिक्स हो जाता है। देन इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के टाइम पर वो एनिमल्स के हेल्प से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। देन कल्टिवेटर। आपने ट्रैक्टर्स तो देखे होंगे ना फील्ड में, क्योंकि आजकल लोगों के पास ना ट्रैक्टर्स की फैसिलिटीज़ हो गई हैं, लेकिन अगर आप गाँव वाली साइड जाओगे तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, बुल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर्स आर यूज्ड फॉर प्लोइंग नाउअडेज। दे हेल्प इन सेविंग टाइम एंड लेबर कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। सो ये टाइम को भी सेव करते हैं एंड लेबर को भी सेव करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप विच इज़ नोन एज सोइंग ऑफ द सीड्स। सोइंग ऑफ द सीड्स इज considered an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Basically देखो, अगर हमें कोई अच्छी चीज़ ग्रो करनी है तो सीड्स भी तो अच्छे होने चाहिए ना, तो उसको देखने के लिए एक मेथड है मेरे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, सीड्स को वाटर में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि गुड और हेल्दी सीड्स डैमेज वन से सेपरेट हो जाए। डैमेज सीड्स की क्या पहचान है कि डैमेज सीड जो होते हैं ना वो वाटर के ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से खाली होते हैं, वो हॉलो होते हैं, लाइटर होते हैं, दैट्स वाई दे फ्लोट। और जो भी आपके सीड्स पानी में डूब जाते हैं, जो आपके सिंक हो जाते हैं, दीज आर गुड क्वालिटी सीड्स एंड दो सीड्स यू कैन यूज फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। अब देखो, दो टाइप्स के टूल्स बेसिकली हम देखते हैं सोइंग ऑफ सीड्स में। पहला होता है ट्रेडिशनल टूल
एंड सेकेंड वन इज सीड ड्रिल। आप यहाँ पे फोटोज में देख सकते हैं, एक हो गया आपका सबसे ऊपर वाला ट्रेडिशनल एंड नीचे वाला हो गया आपका सीड ड्रिल। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो पहले वाला जो होता है ना वो फनल की तरह बेसिकली उसका शेप होता है। देन द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। फनल के अंदर हम लोग, फॉर एग्जांपल ये फनल है, इसके अंदर हम लोग ने सीड्स भरे, ठीक है, एंड दे आर पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स। यहाँ पे ऐसे 2 or 3 पाइप्स लगे होते हैं, उसके अंदर आपके सीड्स जो हैं वो चले गए, विच इज हैविंग शार्प एंड्स। नाउ दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो वो क्या होता है, वो जब जैसे ही चलता जाता है, जो फनल है उसमें हम लोग सीड्स डालते जाते हैं एंड वो 2-3 पाइप्स के जरिए अपने सॉइल में पहुंच जाता है। देन आता है सीड ड्रिल। अब देखो, जो फार्मर्स होते हैं अब उनके पास रिसोर्सेज काफी आने लगी हैं, गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करता है। सो नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, जो अपना टाइम भी सेव करेगा, जो आपका लेबर भी सेव करेगा। अब जो आपका सीड ड्रिल है बेसिकली उसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहला तो टाइम सेव करने के लिए तो है, लेकिन ये जो होता है ना ये क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल डेप्थ में सारे सीड्स को अच्छे से सो करता है, विच अलाउज द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। बेसिकली क्या होता है कि वो उसको सीड्स को इतनी दूरी पे लगाता है कि अगर प्लांट ग्रो हो तो प्लांट की रूट्स को, प्लांट्स को अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे, सनलाइट मिलती रहे, वाटर मिलती रहे, ये सब चीजें मिलती रहे ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। देन इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये इंश्योर करता है कि जो सीड है वो अच्छे से कवर हो जाए सॉइल के जरिए आफ्टर सोइंग। मतलब जैसे सीड डला, सॉइल ऐसे बंद हो गया, फिर सीड डाला, सॉइल ऐसे बंद हो गया, इस टाइप से। देन इट दिस प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। अगर आप सीड को ऐसे ही डालते रहोगे, बंद नहीं किया तो बर्ड आएगी और आपके सारी सीड निकाल के ले जाएगी। सो एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। अगर आपको ओवरक्राउडिंग को हटाना है तो क्या करते हैं, जैसे अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल मेथड यूज किया एंड उसके जरिए जो प्लांट्स के सीड्स हैं वो बहुत आसपास हो गए, तो एक्स्ट्रा को हमें निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो सारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। ओके, so that's all for the first part of the video. The second part will be uploaded soon, so subscribe my channel for more videos like this, and I hope that you like it. काफी मेहनत लगी यार नोट्स बनने में, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। ओके, बाय बाय।